नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप नवभारत समाचार देख रहे हैं। आज बात महेश बैंक की हो रही है। हैदराबाद का ये बैंक है जो पूरे देश भर में करीब 45 ब्रांचेस के साथ चल रहा है। सन 1978 में इसका फाउंडेशन हुआ, शुरुआत हुई और तब से लेकर के आज तक लगातार ये बैंक चल रहा है। इसमें क्या कुछ हुआ नया, क्या जुड़ा है, क्या कम हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एक दौर रहा 2020 का, मार्च से लेकर के और अब तक का कोरोना के दौर में, ऐसी स्थिति में बैंकों के क्या हाल रहे, कितना बैंकों को नुकसान हुआ, क्या कुछ ऐड ऑन हुए, कई तरह के सरकार के द्वारा जनता को बैंकों द्वारा छूट भी दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में बैंकों का कार्यकाल कैसा रहा और इस दौर में उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ रमेश कुमार बंग हैं जो कि महेश बैंक के चेयरमैन हैं और जो कि मेरे इस साइड में बैठे हुए हैं, और गोविंद्र नारायण राठी जी हैं जो कि डायरेक्टर हैं महेश बैंक के, वो मेरे दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। तो आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा करने से पहले मैं आपको बहुत शुभकामनाएं दूंगा आप दोनों को कि आप अभी 2-3 दिन पहले ही इलेक्ट हुए हैं एज अ चेयरमैन और एज अ डायरेक्टर। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और पहला सवाल बैंक के फाउंडेशन से ही शुरू करेंगे, क्योंकि शुरुआती दौर में एक बैंक का आना, उसके बाद तमाम परेशानियों से आरबीआई के अंदर में आने के बाद फिर तमाम परेशानियों से जूझते हुए एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाना जहां पे आज कई सौ करोड़ की ट्रांजैक्शन है इस बैंक की, कैसे संभव हुआ? शुरुआत से बता दीजिए, फाउंडेशन से। मेरे हाथ में महेश बैंक की स्थापना 1978 में 9 अगस्त 1978 को हुई थी। यह बैंक माहेश्वरी समाज के विजनरी लोग, हमारे जो समाज के सीनियर लोग थे, समाज सेवा के हित में निचले तबके के सहयोग के लिए, जिनको इजी बैंकिंग सुविधाएं दिलवाने के लिए उसी सेवा भाव से चालू की गई थी। उसके पश्चात स्टार्टिंग में बैंक खोलने के लिए सिर्फ 4,40,000 शेयर कैपिटल से ही बैंक चालू हुई थी 1978 में। आज बैंक का शेयर कैपिटल है 35 करोड़ रुपए। आज बैंक के 45 शाखाएं हैं, 4,500 करोड़ का बिजनेस है। हमारी बैंक का 0% नेट एनपीए है और बाकी टेक्नोलॉजी पूरी यूज़ करते हैं। हमारे एटीएम्स भी है एट पार टेक्नोलॉजी, मतलब बड़ी बैंकों के बराबर पूरी सुविधाएं हमारी बैंक द्वारा दी जा रही है। और सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैंक के कोई सीटिंग फीस लेते नहीं हैं, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेवा भाव से काम करते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगा कि जो आपने बोला कि 3500 करोड़, क्या बताया था? 4,500 करोड़ का व्यापार है। वो तो व्यापार है, 3500 करोड़ आपने कहा था बीच में। 35 करोड़ शेयर कैपिटल है बैंक। शेयर कैपिटल, तो ये बैंकों का शेयर कैपिटल जो कि अभी निफ्टी वगैरह में लिस्टेड नहीं होने के बावजूद भी, आप लोग इन शेयर्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं और कैसे इसकी वैल्यूज़ लगाते हैं, थोड़ा मैं समझना चाहता हूँ लोगों के लिए। कोऑपरेटिव बैंक का शेयर लिस्ट नहीं होता है सर, ये सदस्यों की बैंक रहती है। मतलब जो भी सदस्य बैंक से जुड़ता है, लोन लेता है, उनको एक प्रक्रिया, उनको सदस्य बनाना ज़रूरी है। मतलब इस प्रकार का नियम है। तो इसमें डिविडेंड दिया जाता है शेयर होल्डर्स को हर साल। हमारी बैंक स्थापना काल से ही डिविडेंड दे रही है। हाईएस्ट डिविडेंड हमारी बैंक ने 33% भी दी है, 30% भी दी है। आज भी 20% डिविडेंड रेगुलरली दे रही है अपने अंशधारकों को। सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, इसमें एक लाइन दी गई है कि 0% एनपीए की बात की गई है। कितना संभव होता है जब तमाम बैंकों में आजकल लोन या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं भरी जाती है? नीरव मोदी वगैरह की बात तो क्या ही की जाए। महेश बैंक की ओर से अगर सोचा जाए तो ये 0% एनपीए को मेंटेन करके रखना शुरू से लेकर के अब तक कितना मुश्किल काम रहा हो? इसमें एक बात बता देना चाहता हूँ, जो 0% एनपी है वो पूरे डायरेक्टरों पे निर्भर करता है। क्योंकि डायरेक्टर अगर सच्चे मन से सेवा भाव से कार्य करते हैं और मनमानी लोन किसको दिलवाते नहीं है, और लोन देते समय में पूरी प्रक्रिया देखी जाती है कि किसको लोन देना चाहिए एंड उसका रिपेमेंट कैसा आता है,
वो सब देखते हुए यहाँ पर 0% NPA है और मैं समझता हूँ ये आगे भी वही रहेगा और ये जो हमारा ये कार्यकाल है उसमें भी वैसे ही रहेगा। और जो डायरेक्टर यहाँ पर चुनकर आते हैं वो पहले यहाँ पर किसी अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करते हैं। और यहाँ पे आपको पता ही है कि डायरेक्टर लोन नहीं ले सकता और डायरेक्टर के रिश्तेदारों को भी लोन नहीं दे सकते हैं और रिकमेंड भी नहीं कर सकते हैं। और रिकमेंड भी किसको करेंगे, आखिर बैंक तो चलाना ही है, लोन देना ही है, पर वो देखते हैं कि किसको लोन देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, उसकी कैपेसिटी क्या है, नेटवर्थ क्या है, एसेट क्या है, उस हिसाब से यहाँ पर देते हैं। और कोई बैंकों में NPA भी रहता है, पर यहाँ पर कृपा से, भगवान की कृपा से, सबके आशीर्वाद से यहाँ पे NPA नहीं है। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि डायरेक्टरशिप वगैरह या फिर वेरिफिकेशन करने के बाद ही किसी को लोन, तमाम चीज़ें, मैं जस्ट थोड़ा सा समझना चाहता हूँ, अपनी चर्चा को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूँ कि जो लोग भारत में या भारत से बाहर भाग गए NPA करके पैसा वगैरह लेके लोन, उनकी भी तो वेरिफिकेशन हुई होगी। क्या नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोगों का जो भी लोन दिया गया था बैंकों से, तो क्या उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा, या फिर ऐसी क्या परिस्थितियाँ आती हैं कि ऐसे दौर देखने को मिलता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। वैसे मैं स्टॉक एंड शेयर ब्रोकर भी हूँ और आपने देखा था हर्षद मेहता का पीरियड भी। तो जिस प्रकार से मैंने अभी आपसे कहा था कि यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से देखा जाता है, निर्भय मोदी और वो जो भी करे हैं उसमें कुछ लुको ना रहा होगा और कुछ फ़ायदा हुआ होगा जो देने वालों को या रिकमेंड करने वालों को, पर यहाँ पर वैसा नहीं है। और उस प्रकार से वो यहाँ पर चले भी गए और उस वजह से यहाँ पर देश में हाहाकार मच गया कि ये लोग भाग गए। अच्छा, ये बैंक का जो 4400-4500 करोड़ का व्यापार है, इसको थोड़ा सा इलाबरेट करते हैं, बताएं कि किस तरीके से इनको जनगणना होती है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि हमारा ऐसा चल रहा है, और बैंकों का जो प्रॉफिट होता है उसे कैसे मतलब कैलकुलेट किया जाता है, क्या होता है? मिक्स्ड बिजनेस बोलते हैं सर। टर्नओवर ऑफ द बैंक बोले तो डिपॉजिट प्लस लोन्स, ये दोनों को मिला के टर्नओवर ऑफ द बैंक बोलते हैं। और क्या बोले सर? और मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि जो बैंकों का लाभ की बात होती है, बैंक के इतिहास में सर्वाधिक कर पूर्व लाभ आपने कहा कि 58.70 करोड़ रुपए का हुआ, तो एक कैसे? ये सर जो भी लोनिंग करते हैं, मतलब बैंक में मेजर इनकम तो लोनिंग की रहती है सर, बाकी एडिशनल सर्विसेज भी रहते हैं जैसा ATM सर्विस है, इंश्योरेंस है, मतलब फिर भी मेन लोनिंग की इनकम ज़्यादा रहती है। मतलब जो तो उसको बराबर मैनेज करके रिकवरी टाइम पे हुई, तो हर महेश बैंक का लाभ प्रति वर्ष कंटिन्यू बढ़ा स्थापना काल से। मतलब पिछले साल हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट है, मतलब अभी तक की, मतलब हर साल जो प्रगति होते हैं 58.70 करोड़ का। अभी 45 ब्रांचेस में स्टाफ्स कितने होंगे? 45 में 620 के आसपास स्टाफ है, 620। उनकी सैलरीज में क्या कितना अमाउंट चला जाता होगा, क्या एक्सपेंसेस, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, सब जगह बैंक के अपने तो बिल्डिंग्स नहीं होंगी, कहीं रेंटेड होगा, कहीं किस तरीके से है, तो क्या कुछ होता है और भविष्य में चल के क्या कुछ देखें? जी, इसमें भी एक RBI का नियम रहता है सर, खर्चा बैंक का 2% से ऊपर नहीं रहना चाहिए। वो प्रक्रिया हमेशा मेंटेन करते हैं। स्टाफ वगैरह का हमारा जो एग्रीमेंट रहता है सैलरीज का, मतलब एवरी 4 साल में उनका रिन्यूअल होता है, समय समय में वो सब ध्यान में रखना पड़ता है। ओवरऑल 2% से ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होना बैंक का, मतलब जो भी वो रहता है उसका डिपॉजिट वगैरह उसका 2% उसी में करना पड़ता है। अच्छा सर, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि अगर ये बैंक अभी कोऑपरेटिव में है, अगर इसको फैलाना हो पूरे भारतवर्ष में, हर जगह, हर ज़िले में, हर गांव तक पहुंचाना हो, तो वैसी परिस्थिति में क्या कुछ करना पड़ेगा? क्या कोड ऑफ कंडक्ट रहते होंगे RBI के, आपको क्या फुलफिल करना? RBI के वैसे तो गाइडलाइन रहते ही है और वैसे हमारे अभी 45 ब्रांचेस है, उस हिसाब से हम लोग ब्रांचेस तो खोल सकते हैं। और ये भी देखते हैं कि जैसा खाली बेंच खोल के लॉस में लाना भी हमारी वो नहीं है, और जिस तरह से हमें सेवा भाव करना है और पोटेंशियलिटी देखते हैं उस हिसाब से RBI को लिखकर ब्रांचेस खोलते हैं।
ब्रांचेस का परमिशन मिल सकता है, हमारा बोर्ड का नियम है हर साल में 2 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेस नहीं खोलते हैं, क्योंकि एक ब्रांच खोलने पे उसमें खर्चा इन्वॉल्वमेंट रहता है, रेंट चालू हो जाता है, 5-6 स्टाफ की सैलरी चालू हो जाती है, पूरा सेंट्रल ईयर के फर्नीचर वगैरह का काम होता है। हर साल हम चाहे हमारा नेटवर्क बहुत बढ़िया है, मतलब हम लोग 2 या 3 से ज़्यादा खोलना नहीं चाहते, ताकि ये ब्रांच प्रॉफिट में आने के बाद अगली ब्रांच में जाए। आज हमारी पूरी 45 शाखाएँ प्रॉफिट में है, मतलब बैंक की। अच्छा, अभी इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, है ना? तो जैसा कि मैं पढ़ रहा था तो इसमें लिखा हुआ था कि आप पहले राजस्थानी ग्रेजुएट एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट थे, ऑनरेबल सेक्रेटरी रहे हैं राजस्थानी प्रगति समाज के, अब आप बैंक के डायरेक्टर हैं। और तो इस तरीके से मुझे जानना है कि ये बैंक की पूरी पॉलिसी किस तरीके से काम करती है, इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं, क्या कुछ रहता है? सब ये इलेक्शंस हर 5 साल में चुनाव होते हैं। भारत के जो भी मल्टी स्टेट बैंक है, स्टेट के बैंक है, मतलब हर स्टेट के भी 5 साल में एक बार चुनाव होता है सर, सभी बैंकों का, मतलब 5 साल में चुनाव। ये बाईलास में बना हुआ रहता है कितने डायरेक्टर रहना चाहिए, बाईलास साधारण सभा द्वारा पारित रहता है। जैसे हमारी बैंक में 15 निदेशकों का चुनाव होता है, मतलब कैंडिडेट तो भले अंशधारक को अधिकार होता है चुनाव लड़ने का, जो 15 लोग इलेक्ट होते हैं, फिर उनकी बॉडी बनती है, उसमें चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन, बाकी डायरेक्टर बन के इस प्रकार उसका गठन होता है। वो 15 लोग होते हैं, वही आपस में सबको चुनते हैं वही आपस में सब या फिर बाहर से कुछ होता है? बाहर से नहीं चुनते हैं, वही 15 डायरेक्टर में चुना जाता है। और जो रिटर्निंग ऑफिसर जो बैंक की प्रक्रिया में जो इलेक्शन करवाता है, वो रिटर्निंग ऑफिसर ही वाइस चेयरमैन, चेयरमैन और सीनियर वाइस चेयरमैन का भी 15 के अंदर नॉमिनेशन भरते हैं। बाज़ाब्ता पूरे कायदे से होता है, रूल्स के मुताबिक होता है। उसके बाद ही चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सीनियर वाइस चेयरमैन घोषित किए जाते हैं। उसमें भी प्रपोजल और सेकंड प्रपोजल रहता है अमॉन्ग द डायरेक्टर्स, और उस हिसाब से यहाँ पर होता है। कोरोना के दौरान में जब बैंकिंग सेक्टर भी प्रभावित हुआ, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, पूरा देश ही प्रभावित हुआ, उस दौरान कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा बैंकिंग सेक्टर में, क्या कुछ? वैसे तो जैसा आपने नेशनलाइज बैंक देखा है कि इस कोरोना के काल में थोड़े बहुत लॉस प्रॉफिट में गए हैं, परंतु यहाँ पर एक अच्छा मैनेजमेंट है हमारे पास महेश बैंक में। वो मैनेजमेंट को देखते हुए यहाँ पर हमको इतना लॉस नहीं हुआ है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही हुआ है। और हमारे चेयरमैन साहब जो पहले इमीडिएट चेयरमैन थे और इससे पहले भी वो 2 बार चेयरमैन कर चुके हैं, बहुत अनुभवी है। और हमारे जो एमडी है वो भी अनुभवी है और पूरे डायरेक्टर्स अनुभवी है। उस हिसाब से इस कोरोना काल में भी मतलब जितना जैसा उतना लॉस होना है वो नहीं हुआ, वरल तो अच्छा ही रहा कार्यकाल। आवश्यकता तो कोरोना काल में भी थी ना सर, बस सर्विस देने पे था। हमारे स्टाफ ने काफ़ी मेहनत की, बारी बारी ड्यूटी की, कस्टमरों को जिस प्रकार कुछ जो भी सुविधाएं, मतलब सीनियर सिटीजन है तो उनको फ़ोन भी आया तो मतलब उनके घर पे भी जाके सर्विसेज दिए। ये स्टाफ की डेडिकेशन के कारण मतलब कोई दिक्कत नहीं आई सर्विसेज देने में, मतलब कोई कोरोना काल का मतलब वो प्रिकॉशन वगैरह सब मेंटेन किए बैंक में हमारे। जो कोरोना के लिए डिस्टेंस मेंटेन करना था, बार बार सैनिटाइजर यूज़ करना था, करते हुए अपने कस्टमर को बारी बारी सभी को सर्विस दिए, सब ये मेंटेन करते हुए कोरोना के। तो अभी भविष्य के लिए प्लानिंग और अपने कस्टमर्स को आप क्या कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम? कस्टमर को सर एक बढ़िया से बढ़िया सर्विस देना है। कस्टमर ही बैंक की जान रहती है, मतलब हमारे अंशधारकों को और कस्टमर को, और जो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है सब इजी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, टेक्नोलॉजी पूरी उपलब्ध करवाना है। तो ये हमारे साथ महेश बैंक के चेयरमैन रमेश कुमार बंगजी थे और साथ में डायरेक्टर गोविंद नारायण राठी जी थे। इन्होंने महेश बैंक के सिस्टम्स को लेकर के बातचीत की, कोरोना के दौरान जो जो स्थितियां रहीं उन सारी चीज़ों को लेकर के बात की। और आज हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि इलेक्शन प्रोसेस वगैरह इन तमाम चीज़ों का कैसा कुछ होता है। तो ये जानकारियां हमें मिली, साथ में जो हैदराबाद के लोग हैं, बाहर जो महेश बैंक के कस्टमर्स हैं, उन सभी के लिए ये फ़ायदे का चीज़ हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं अपने बैंकों का चुनाव। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप नवभारत समाचार देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।